हेलो व्यूअर्स, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार बातचीत कर रहा हूं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक वानखडे जी से। और पिछले कुछ गणमान्य लोगों के, जाने माने लोगों के हमने जिक्र उनसे सुने, और उस फहरिस्त में अगला नाम है श्री अन्ना हजारे का। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? अन्ना हजारे एक ऐसी कहानी है दादा जिसे लोगों ने बर्बाद किया। अन्ना हजारे जाने जाते थे वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए। रालेगांव सिंधी में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस गांव में पानी के लिए लोग तरसते थे, उन्होंने पानी रोका, गांव में इरिगेशन करवाया और गांव में समृद्धि लाई। तो बेसिकली अन्ना हजारे का काम करप्शन का नहीं था। इट वॉज नॉट एंटी करप्शन मूवमेंट, था ही नहीं तब। वो गांव में जी पानी की व्यवस्था करने के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट का काम उन्होंने किया, और वो काम इतना आगे बढ़ा कि बड़े बड़े राज्यों से लोग अधिकारी देखने जाते थे रालेगांव सिद्धि। लेकिन हुआ क्या, जब उनको प्रसिद्धि मिली और वो जो नाम हुआ, तो लोगों ने अन्ना हजारे का उपयोग किया। एक एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया, क्योंकि अन्ना हजारे एक गांधीयन फेस हो गए थे। फिर अन्ना हजारे ने किसी पे आरोप लगाए तो सरकार बहुत सीरियसली हो गई थी। महाराष्ट्र में 3-3 मंत्रियों के इस्तीफे हो गए अन्ना हजारे की डिमांड पे। तो लोगों को एक समझ में आ गया कि अन्ना हजारे का उपयोग किया जा सकता है। उसी उपयोग के तहत एंटी करप्शन मूवमेंट चला और फिर उनको दिल्ली लाया गया सिस्टमेटिकली। तो ये एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे के दिमाग का उपज नहीं था, ये और लोगों का प्लान था, योजना थी। होता ये था दादा कि अन्ना हजारे ने किसी पे आरोप लगाए और सरकार ने तुरंत, भाई अन्ना हजारे ने आरोप लगाए तो पूरा महाराष्ट्र उठ के खड़ा हो गया। भाई अन्ना ने आरोप लगाया मतलब ठीक है, मंत्री का इस्तीफा हो गया। उस मंत्री ने केस किया, अन्ना हजारे हार गए क्योंकि किसी हियर से पे उन्होंने आरोप लगाए। लेकिन नाम हो चुका था, इसलिए लोग ये होते थे। फिर जब अन्ना हजारे को दिल्ली लाया गया, तो कहीं ना कहीं ये मेरी व्यक्तिगत रूप से भी अन्ना हजारे से बात होगी, तो मैंने अन्ना हजारे को एक बात मैंने बोला, दादा आपका काम बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है छपास और दिखास के रोग ने आपको बर्बाद कर दिया। आपको फिर टेलीविज़न पे देखने का शौक लग गया, लोग आपके बारे में छापे इसका। यदि सिंसियरली आप सिर्फ वाटर मैनेजमेंट का काम करते तो पूरे विदर्भ में किसानों की आत्महत्या रुक जाती, वो ज़्यादा उपलब्धि तो होती। उसका जवाब उन्होंने मुझे दिया कि मैं एकटाच करूँ का, बाकी लोकांना करायला पाहिजे। उन्होंने कहा कि मैं अकेला करूँ क्या, बाकी लोगों ने करना चाहिए। तो मैंने बोला फिर करप्शन का मूवमेंट भी आप अकेले क्यों कर रहे हो, बाकी लोगों को करने दो, आप छोड़ दो इसको। इट्स नॉट दैट। लेकिन होता क्या है कि दो चीज़ें मैंने जीवन में देखी कि आपका जब नाम होता है तो उसको कैश करने के लिए कुछ लोगों के लिए आप एक अच्छे समाज सेवी होते हो, कुछ लोगों के लिए आप एटीएम हो जाते हो कि आपको साथ में रखेंगे तो नाम होगा। ये एटीएम ने आगे दे सॉर्ट ऑफ वन ओवर जी। आज केजरीवाल की पार्टी ही अन्ना हजारे का प्रोडक्ट है। अन्ना हजारे नेवर वांटेड टू बी इनटू पॉलिटिक्स। ठीक है। और दूसरा नाम मैं आपके सामने रखता हूँ श्री मोहन भागवत का। कोई उसके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, कैसे देखते हैं? मोहन भागवत जी को मैं सुधारवादी सरसंघ चालक देखता हूँ। मोहन भागवत जी के समय ही आरएसएस सुप्रीमो बाइट देने लगे, मीडिया से बात करने लगे, जो पहले परंपरा नहीं थी। और मोहन भागवत जी ने संघ को वर्तमान के हिसाब से ढालने का प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप प्रोसेस में काम करते हैं तो उनको नई पीढ़ी सामने आनी चाहिए थी। प्रॉब्लम ये था दादा कि रज्जू बाबू जब तक संघ चालक थे तब तक बीजेपी और संघ में एक संतुलन था। बीजेपी में जूनियर थे, संघ में सीनियर थे। रज्जू बाबू के बाद संतुलन बिगड़ गया। अटल जी अडवाणी जी सीनियर हो गए और मोहन भागवत जूनियर हो गए। अब आप इमेजिन कीजिए, जब अडवाणी जी राजस्थान के प्रचारक थे तब मोहन भागवत ने अकोला में संघ शाखा ज्वाइन की थी। इतनी जूनियरिटी फर्क है। तो जो बीजेपी का नेतृत्व संघ के सामने जाके आदेश लेता था, अब वो सोचने लगा कि तो हमसे जूनियर है, यहाँ के बात करें। तो वो संतुलन ठीक करने के लिए अटल जी रिटायर हो गए थे, अब अडवाणी जी को घर भेजना था। तो ये काम उन्होंने राजनाथ जी को सौंपा, राजनाथ नहीं कर पाए। गडकरी को सौंपा अध्यक्ष बना के, गडकरी कुछ हद तक कर पाए, और उसके बाद चुनाव में गडकरी के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, इसलिए जो D4 थे
गडकरी जी के ये अडवाणी जी के आसपास, उन्होंने ये पूर्ति वूर्ति सब उठा के गडकरी को रोक दिया जी। और तब गडकरी की जगह ये कौन काम कर सकता है, तो फिर अरुण जेटली जी जो गुजरात के इंचार्ज थे, उन्होंने प्री प्लानिंग से सामने लाए जी। मोदी जी को, ये सोच के कि मोदी जी के गॉडफादर बैठे हैं पीछे, तो मोदी जी आएंगे तो अडवाणी जी के साथ पूरा न्याय होगा। मोदी जी को ये समझ में आ गया कि संघ इतना एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा है कि उनको अडवाणी जी को घर भेजना है जी। तो मोदी जी ने आते से मर्सिडीज लिए अडवाणी जी को घर भेज दिया। संघ का एक काम पूरा हो गया। लेकिन जो घर भेजने की जो आदत लगी मोदी जी को, अब मोदी जी सभी को घर भेजने लगे। अब मोहन भागवत जी को डर है कि उनको भी नहीं घर भेजते। सारा प्रॉब्लम ये हो गया है। मोहन भागवत जी का एक मैं हमेशा संघ के विचारों से मैं कभी नहीं, लेकिन पहली बार जब मोहन भागवत जी की आज से 3 साल पहले 3 भाषणों की सीरीज दिल्ली में हुई जी। वो भाषण सुनने के बाद मैंने कहा था यदि संघ ये है जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो मैं अपने आप को संघी कहलाने में विश्वास रखता हूँ। यदि संघ ये कहता है कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो तो यही मैं कहता हूँ, तो मैं आज संघी होने को तैयार हूँ यदि संघ की विचारधारा ये है तो। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो उदारवाद की नई परिकल्पना लेके मोहन भागवत जी आए, अंध भक्तों ने उस पर रिएक्ट किया। पहली बार संघ चालक ट्रोल हुए और वो ट्रोल किए गए। मैं मानता हूँ जो लाला रामदेव जो है वो इतने बड़े नहीं है कि वो मोहन भागवत को आग दिखाए, किसी के कहने पे दिखाई गई आग। तो अब ये संघ और बीजेपी के बीच में सत्ता संघर्ष नहीं, ये अब अपने 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 वजूद को बचाने का संघर्ष है। लेकिन आपने इसमें एक चीज़ कही कि मोहन भागवत जी के संबंध में कि उन्होंने ढालने की कोशिश की, तो यहाँ पे मैं दोबारा आपसे कहना चाहूँगा क्या ढालने की स्थिति में कभी थे या जो नया जमाने में उन्होंने खुद एडजस्ट होकर धारा को? देखिए समय के साथ उनको चलना होगा जी। आज इतना बड़ा ऑफिस खोला है संघ का, समय है। पहले संघ के लोग ट्रेन में जाते थे, सेकंड क्लास में चलते थे। आज संघ फ्लाइट से घूमता है। ये समय की डिमांड है, समय के साथ आपको बदलना होगा। आज इतना बड़ा ऑफिस है, कई लोग कहते हैं कि इतना बड़ा पैलेस बना है। अरे मतलब ये संघ कब तक वो खपरेल के इसमें रहेगा? संघ है तो समय के साथ संघ भी चलेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान का डीएनए भारत का ही है, हमारा हिंदुओं का डीएनए है। बिल्कुल कन्वर्टेड मुसलमान है हमारे यहाँ, बहुत सारे बाहर के आए हुए माइग्रेटेड बहुत कम है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश की ज़रूरत है। आप 30 करोड़ लोगों को यहाँ से भेज नहीं सकते, 30 करोड़ को आप कत्लेआम नहीं कर सकते। आपके साथ मुसलमान रहेंगे इस देश में, इस देश की वस्तुस्थिति है। इस देश में संविधान रहेगा, आप कितना भी कहो संविधान के खिलाफ, आप संविधान में बदलाव लाने का प्रयास करो, लेकिन आप मनुस्मृति नहीं लगा सकते क्योंकि ये देश विविधताओं से भरा है। 80% हिंदू है, लेकिन क्या हिंदू वही हिंदुत्व मानते हैं जो संघ मानता है? वही हिंदुत्व मानते हैं कि जो बीजेपी मानती है? ऐसे कई लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में हैं, बीएसपी में हैं, वामपंथी दलों में भी है, वो हिंदू है ना, वो हिंदू मानते हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मैं सुबह बिल्कुल घर से पूजा करके निकलता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं पूजा करके निकलूँ तो मैं वही हिंदुत्व मानूँ जो बीजेपी बोल रही है। आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाए हैं, हमारी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन चूँकि आपने मोहन भागवत जी का जिक्र किया और उससे पहले अन्ना हजारे का जिक्र हुआ था, तो हम पूना में ही रुकते हुए तीसरा नाम आपके सामने रखते हैं, राहुल बजाज का। हाउ डू सी हिम? मैं 2013 के बाद जो बदलाव आया देश में, उसमें मैं सबसे ज़्यादा मिस राहुल बजाज को करता हूँ। राहुल बजाज एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो सरकार को सवाल पूछने की ताकत रखते थे। राहुल बजाज सरकार के सामने नतमस्तक होने वाले उद्योगपति नहीं थे, निडर। राहुल बजाज यदि बजट में कुछ नहीं हुआ तो वो दबी जुबान में नहीं कहते थे, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नहीं छोड़ते थे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज कर दे कि साहब ये भी तुमको आप रिलीफ मिला होता तो अच्छा होता। वो कड़ाके से कहते थे कि ये नहीं है, ये होना नहीं चाहिए, ये हानि है उद्योग जगत की। तो उद्योग राहुल बजाज जाने के बाद मैंने वो आवाज ही नहीं सुनी। तो राहुल बजाज के साथ भाई, वो एक तो बजाज परिवार से आते हैं, बजाज परिवार का योगदान था देश के आज़ादी में। महात्मा गांधी यदि आज लड़ाई लड़ रहे थे तो महात्मा गांधी के सामने पीछे एक हिमालय जैसा पूरा बजाज बिरला, ये पूरा परिवार थे।
उनका योगदान, मतलब उनके लोग शहीद नहीं हुए इसका मतलब उन्होंने जो बाकी जगह अपने वो नहीं भुलाया जा सकता, खोल के, तो वो नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि पैसा तब भी लगता था संघर्ष के लिए। कहा कि वो जो साहस था, वो साहस था, बजट का, वो संभवतः रतन टाटा और भी जगह नहीं था। रतन टाटा में भी नहीं है, मैं अंबानी में भी नहीं देखता, मैं तो धीरूभाई में भी नहीं देखता था, तो मुकेश और अनिल में नहीं, मैं गौतम अडानी और पूरे परिवार में नहीं देखता, मैं रियाज में नहीं देखता, मैं बजाज में नहीं देखता, मैं बिरलाज में नहीं देखता, क्योंकि अब वो एक अकेले थे, ये अकेले थे, क्योंकि वो अकेले तब थे जब इंदिरा गांधी का भी समय था। मुझे याद है कांग्रेस का बैकबोन हुआ करता था बजाज परिवार, लेकिन एक समय ऐसा है कि उन्होंने कांग्रेस को भी सुनाई, क्योंकि वो एक वॉइस बन के आते थे। मुझे देखिए, लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र में यदि संवाद ही न हो, एक सिर्फ जय जयकारी करना हो, तो लोकतंत्र नहीं है। आप जय जयकार करके तानाशाह को जन्म दे रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 तारीख को जो संविधान सभा में भाषण दिया था, उसका जिस्ट पढ़िए आप। उसने कहा कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान किनके हाथों में जाएगा यह तय करेगा संविधान अच्छा बुरा होता है। फिर उन्होंने एक अगले पैराग्राफ में कहा कि मुझे डर है कि आने वाले समय में क्या होगा। डर किस बात का? कि यह देश व्यक्ति पूजक है। यदि व्यक्ति पूजा करने जाओगे तो व्यक्ति पूजा लोकतंत्र में जगह ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति पूजा तानाशाही को जन्म देता है, जहां लोकतंत्र खत्म होता है। इस सिलसिले में एक दो नाम और हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उनका क्या योगदान रहा। काफ़ी दिनों केंद्र मंत्री के रूप में प्रफुल्ल पटेल सामने रहे, वो भी पूना से हैं। तो उनके बारे में क्या आपकी सोच है? प्रफुल्ल पटेल उद्योगपति है, बिजनेसमैन है। मैं उन्हें राजनीतिज्ञ नहीं मानता। प्रफुल्ल पटेल विदर्भ के हैं, बीड़ी उद्योग से आए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने हमेशा वही काम किया जो सत्ता के साथ रहने वाले बाकी लोग करते हैं। प्रफुल्ल पटेल का राइज में शरद पवार का सबसे बड़ा हाथ रहा, लेकिन समय आने पे उन्होंने शरद पवार को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रफुल्ल पटेल के ऊपर ईडी का शिकंजा था। और जैसे ही प्रफुल्ल पटेल ने साइड बदल दी, प्रफुल्ल पटेल के फ्लैट्स वगैरह जो सीज किए थे सब रिलीफ हो गए। प्रफुल्ल पटेल चाहते, उनके पास जो मंत्रालय थे, विदर्भ आज उद्योग के लिए तरस रहा है। ये दुर्भाग्य है विदर्भ का कि 15 साल विदर्भ के पास मुख्यमंत्री रहा वसुंधरा नाइक, डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद 5 साल देवेंद्र फडणवीस है, वो नहीं हुआ। अगले 5 साल देवेंद्र फडणवीस रहेंगे, बड़ी आशा के साथ देखते हैं। नितिन गडकरी पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं, आज विदर्भ तरस रहा है, विदर्भ उद्योग के लिए तरस रहा है। विदर्भ को वो नंदनवन बना सकते थे प्रफुल्ल पटेल, लेकिन प्रफुल्ल पटेल चुनाव विदर्भ से लड़ते थे, विदर्भ पुत्र कहते थे और बॉम्बे की सेवा करते थे। तो ये हुआ प्रफुल्ल पटेल के बारे में। और आखिरी नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ गोपीनाथ मुंडे का। गोपीनाथ मुंडे जननायक, ये एक शब्द में मैं उनको कह सकता हूँ। अक्रॉस द पार्टी लाइन, जो लोगों के बीच का नेता। कुछ होते हैं पैराट्रूपर्स, कुछ पैसे के भरोसे, कुछ राजनीतिक दलों के भरोसे पनपते हैं, कुछ गणेश परिक्रमा करके पनपते हैं। एक एक गांव में आज भी दादा उनको जाके सालों हो गए, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र के भ्रमण करता हूँ, किसी गांव में रुकता हूँ, और जब बात मुंडे की निकलती है तो फूट फूट के रोने वाले लोग आज भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, जिनकी उन्होंने सहायता की कोई लिमिट नहीं है। कुछ पत्रकार आए थे मराठवाड़ा से, जहाँ से वो आते हैं नेता, ट्रेन मिस हो गई, दिल्ली का ट्रैफिक समझ में नहीं आया, वो जब जाते तब तक तो रेलवे स्टेशन में घुसते घुसते ट्रेन निकल गई। उन्होंने वसंत मुंडे करके, वो वहाँ पे अध्यक्ष थे, जिला मतलब नेता है बीजेपी के, ये अपने पत्रकारों का अच्छा पत्रकार है वसंत मुंडे। उन्हें वसंता को फ़ोन किया, वसंता हमारा टिकट ही गया, अब हमको नया टिकट कंफर्म कैसा मिलेगा? हम तो बहुत परेशान हो गए, अब कब आएंगे पता ही नहीं है, और हमारे पास पैसे भी नहीं, रहेंगे कैसे 2-3 दिन? उन्होंने कहा 2 मिनट में। उन्होंने गोपीनाथ जी से बात की कि बोले कितना पत्रकार? बोले 6 पत्रकार हैं। गोपीनाथ जी ने अपने पीए को फ़ोन किया, बोला किसी बड़े होटल में 6 कमरे बुक करो, इनको सब वहाँ शिफ्ट करो, सुबह का फ्लाइट का औरंगाबाद का टिकट करो। जीवन में वो पत्रकार पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं, भूलेंगे नहीं कभी। व्यक्तिगत मतलब हर छोटी छोटी बात का, मेरे इतने व्यक्तिगत उनके संबंध थे। मेरे 2 ऐसे नेता थे कि जो जाने के बाद वाकई लगा कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ। एक विलासराव देशमुख
और एक गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे चुनाव लड़ने जा रहे थे लोकसभा का, 2019 की बात है। जब चुनाव लड़ने जा रहे थे तो जब निकल रहे थे तो मुझे पीए ने बोला कि आज साहब जा रहे हैं, फिर चुनाव के बाद ही आएंगे। तो मैं मिलने गया। तो उसके पहले ये हुआ कि 4 दिन पहले मैं उनके पास बैठा था किसी का, तो उसने फ़ोन आया, बोला कहाँ है तू, आजा जरा। तो बोला ऐसा है वैसा, वो बाप जरा मन हल्का कर रहे थे, ये बात हुई ये बात हुई। बोला ठीक है। उसके बाद पत्नी का फ़ोन आया बच्चे के एडमिशन को लेके। तो पत्नी ने कहा कि वो फॉर्म लेके आए। तो मैंने कहा नहीं अभी वो लाता हूँ। तो वहाँ से फायरिंग हुआ, ये सारी दुनिया के काम करते हो, फॉर्म नहीं ला सकते हो। तो मैं हाँ अरे ठीक है, मैंने ठीक है। तो जैसे मैंने फ़ोन बंद कर दिया, बोला गृह मंत्री। बोला हाँ। बोला क्या हुआ? बोला अरे वो फॉर्म लाना है बच्चे का, इतना ही बोला। ठीक है। जब वो निकले तो गाड़ी में बैठे और बाहर आए। बोला सुन, कंधे पे हाथ रखा, एडमिशन दिल्ली है ये, बिना पैसे का होता नहीं, ठीक है? पत्रकारिता मत बता उधर कि मैं पत्रकार हूँ, कोई नहीं लेगा। और हमारी चिट्ठियाँ भी लोग फेंक देते हैं, बड़े बड़े स्कूल सुनते नहीं किसी की। जो भी पैसा वो बोलेंगे हाँ कह देना, तेरे पास नहीं है मैं व्यवस्था करता हूँ। और अपने एक आदमी को बोला अशोक का फ़ोन आएगा, जो भी आएगा मना मत करना। चुनाव जीत गए, जीत के वापस आ गए, मंत्री बने। उसके 8 दिन बाद मैं गया तो बोला तुझे आप पता पड़ गया मैं मंत्री बन गया? तो बोला क्या अपेक्षा रखते हो, फूल लेके आऊँ? तो जोर से हंसे। मैंने पहले सब रश खत्म हो जाए फिर आराम से बात करेंगे। बेटे के एडमिशन का क्या हुआ? याद था उनको। हाँ, मैंने हो गया। कहाँ हो गया? मतलब शिव नाडर में। हाँ। तूने तो कुछ उसको बोला भी नहीं। हाँ। मैंने नहीं वैसे ही हो गया। बोले कैसे हो गया? मैंने उन्हें पूछा कि और तुम्हारा दिल्ली में कौन कौन रहता है? हाँ। तो मैंने बोला इसका ताऊ भी रहता है। हाँ। तो कौन है? मतलब गोपीनाथ मुंडे। बोला आपका नाम सुनते एडमिशन हो गया। बोला फालतू की बात करते हो? मैंने नहीं, मेरिट पे एडमिशन हो गया, उसका ज़रूरत नहीं पड़ी। इतनी माइन्यूटली एक, अच्छा मैं कोई खून का रिश्ता नहीं है ना, मैंने कभी उनको पॉलिटिकली मदद नहीं की। कई बार मैंने उनको विरोध में बोला है, टीवी पे भी मैंने बोला गोपीनाथ मुंडे की राजनीति को लेके। ये महान राजनीतिज्ञ होने का, उस महानता का ये एक नमूना है और ये शायद उसकी वजह भी है। देखते रहिए, बातचीत जारी रहेगी।